इस यूनिवर्स में 200 सेक्सटिलियन स्टार्स मौजूद हैं। आसान शब्दों में इस कायनात में मौजूद तारों की संख्या इतनी है। क्यों इस नंबर में मौजूद जीरोस को देखकर सर चकरा गया ना। अब कल्पना कीजिए आखिर असल में इतने सारे तारे कैसे इस ब्रह्मांड की सरहदों के भीतर कैद हैं। ये स्टार्स ही हैं जिनकी बदौलत आज ये अंतरिक्ष रोशन है। ये ना जलें तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड अंधेरे की चादर तले ढक जाएगा। एक ही झटके में पूरी कायनात अंधेरे की जद में आकर अंधी हो जाएगी। बेशक जिस चीज की शुरुआत है उसका अंत भी निश्चित है। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नष्ट ना हो। वास्तव में किसी भी चीज की रचना के बाद उसका अंत होना भी तय होता है। ठीक इसी प्रकार इन तारों के जन्म के बाद इनका मरना भी बिल्कुल निश्चित होता है। मगर इन तारों के मरने की ये घटना भी कोई मामूली खगोलीय घटना नहीं होती। ये एक खास और बेहद दुर्लभ पल होता है। जब एक तारा अपने अंत के मुहाने पर खड़ा होता है तब वो एक हुंकार भर के पूरी कायनात को अपने खात्मे की गवाही देता है। इस घटना में वाकई आश्चर्यजनक तौर पर एनर्जी यानी कि शक्ति का सृजन होता है, जिसे हम अपने आसमानों में सुपरनोवाज के रूप में देखते हैं। आइए आज सितारों के मरण की इस प्रोसेस को बेहद करीब से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम सितारों की अंत की दास्तां की ओर बढ़ें, आइए एक नजर डालते हैं कि भला एक तारा अपनी जिंदगी जीता कैसे है। दरअसल एक तारा अपने आप को जलाए रखने के लिए मुख्य रूप से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पर निर्भर होता है। मुख्य रूप से तारों की संरचना हाइड्रोजन और हीलियम से होती है। इन तारों की कोर में तापमान और दबाव इतना अधिक होता है कि यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। इन रिएक्शन के चलते हाइड्रोजन न्यूक्लियस का हीलियम में कन्वर्जन होता है, जिससे ढेर सारी हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वास्तव में यही किसी भी तारे के काम करने के पीछे की फंडामेंटल प्रोसेस भी होती है। इस तारे के भीतर से बाहर की ओर जाने वाले रेडिएशन को अपोज करने के लिए हर वक्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है, जो रेडिएशन एमिशन की ठीक विपरीत दिशा यानी कि बाहर से अंदर की ओर लगता है। इन दोनों ऑपोजिट फोर्सेस के एक्शन से एक स्टार स्टेबली अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखता है। मगर जैसे जैसे स्टार में मौजूद हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती जाती है तो रेडिएशन के कारण लगने वाला ऑपोजिशनल फोर्स घटने लगता है और स्टार के मास के कारण लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने लगता है। ऐसे में तारे की कोर पर प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते हाइड्रोजन एटम का हीलियम में कन्वर्जन होता जाता है और फर्दर यही हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होकर उसे उसके अंत की ओर धकेलती है। अगर किसी तारे की कोर बेहद बड़ी और भारी होती है तो वो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन से हैवी एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आदि को भी प्रोड्यूस कर सकती है। जब एक तारे में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है और उसका अन्य एलिमेंट्स में कन्वर्जन भी पूरा हो जाता है तो ऐसे में उसके साइज में एक बड़ा बदलाव आता है। धीरे धीरे करके ये सितारा बढ़ने लगता है और देखते ही देखते ये अपने साइज का 100, 200, 300 और यहाँ तक कि 400% तक बड़े हो जाते हैं। हमारे सूर्य जैसे किसी भी अन्य तारों के साथ भी अपनी मौत से ठीक पहले ऐसा ही कुछ होगा। तारों की इस अवस्था में वो एक रेड जाइंट का रूप लेते हैं। ऐसा होने पर रेडिएशन का ऑपोजिशनल फोर्स तारे के मास के चलते लग रहे ग्रेविटेशनल फोर्स की रिस्पेक्ट में 0 हो जाता है, जिस कारण इस तारे की कोर कोलैप्स हो जाती है और जिस कारण स्पीड ऑफ लाइट के पेस पर इसके ग्राउंड पर मौजूद सारा मैटर इसके सेंटर की ओर मूव करता है और फाइनली एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन अंजाम होता है। ये धमाका इतना भीषण होता है कि इससे निकलने वाली शॉक वेव कई लाइट ईयर्स तक महसूस की जा सकती है। यूजुअली एक तारे की डेथ के बाद होने वाला सुपरनोवा एक्सप्लोजन अगले कई हफ्तों तक अन्य ग्रहों से देखे जाने पर एकदम साफ साफ नजर आता है। ये रोशनी किसी उजले गुब्बारे के जैसे होती है जो कई दिनों या फिर कई हफ्तों तक आसमान में देखी जा सकती है। अतीत में इंसानों ने ऐसे कई एक्सप्लोजन्स को अपनी नंगी आंखों से धरती के आसमान में देखा है और आने वाले कुछ अरब सालों में हमारे सूरज के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। दरअसल जल रहे सूरज से निरंतर हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होती जा रही है। ऐसे में ये जल्द ही रेड ड्वार्फ स्टार बनकर बुध, शुक्र और यहाँ तक कि पृथ्वी जितने बड़े इलाके में फैल जाएगा, जिसके बाद धीरे धीरे इसमें हैवी एलिमेंट्स की कोर फॉर्म अप होने लगेगी और इसका बर्निंग फ्यूल टोटली खत्म हो जाएगा और इसमें एक भयानक एक्सप्लोजन होगा
जिसके परिणाम स्वरूप हमारे सौरमंडल में भी एक सुपरनोवा जन्म लेगा। खैर, इस धमाके के पीछे बचती है कोलैप्स हो चुके तारे की वो कोर जो अब दो स्वरूप धारण कर सकती है, जिसके अंतर्गत पहला, या तो वो पुराने तारे के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में निचुड़कर न्यूट्रॉन्स को जन्म देंगे, जिससे एक नया न्यूट्रॉन स्टार जन्म लेगा। एक न्यूट्रॉन स्टार बेहद छोटा सितारा होता है जिसका व्यास मुश्किल से 20 किलोमीटर जितने इलाके में फैला होता है। ये इतना छोटा होता है कि आप इसकी तुलना दो शहरों के बीच की दूरी से भी कर सकते हैं। नलिफाइड चार्ज पार्टिकल्स यानी कि न्यूट्रॉन से फॉर्म हुआ ये तारा बेहद गर्म होता है। इसका औसतन तापमान ही 10 लाख केल्विन्स के बराबर होता है, जबकि हमारा सूरज अपने चरम पर भी 5800 केल्विन से ज्यादा गर्म नहीं होता। खैर, न्यूट्रॉन स्टार के अलावा भी इन मरते हुए सितारों का एक और हश्र हो सकता है, और वो है इन जाइगेंटिक ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन। तेजी से कोलैप्स करती स्टार की कोर अगर हमारे सन के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा मैसिव और प्रेशराइज्ड हुई तो ग्रेविटी का फोर्स उसे एक ब्लैक होल बनाने की कोशिश में जुट जाएगा। ऐसे में पलक झपकते ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद तारे का सारा मैटर एक छोटे से पॉइंट पर आकर जमा हो जाएगा, जिसे हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैटर पार्टिकल्स की डेंसिटी इतनी हाई होगी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ लगने वाला ग्रेविटी इमेंस फोर्स अपने आसपास से होकर गुजरने वाली हर चीज को अपने जद में ले लेगा। मैटर तो मैटर इसके भयानक ग्रेविटेशनल पुल से खुद लाइट भी पार नहीं जा पाती और वो इसमें कैद होकर रह जाती है। यही कारण है कि इन ब्लैक होल्स तक को देख पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये रोशनी तक को अपने भीतर समा लेते हैं। सितारों की मौत के बाद बनने वाले इन ब्लैक होल्स को वैज्ञानिकों ने स्टेलर ब्लैक होल नाम दिया है। ये ब्लैक होल्स कम से कम 3 सोलर मासेस जितनी वजनी स्टेलर कोर से फॉर्म हो सकते हैं और हद से हद 60 सोलर मासेस जितने वजनी हो सकते हैं। इस कायनात में कुछ छोटे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स भी मौजूद हो सकते हैं, जो साइज में छोटे होने के साथ ही वजन में हल्के भी होते हैं। वहीं कुछ ऐसे ब्लैक होल्स भी मौजूद हैं जो बेहद बड़े और मैसिव ग्रेविटेशनल पुल के साथ आते हैं। इन्हें हम सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के नाम से जानते हैं। इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये अपने इशारों पर पूरी की पूरी गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा को नचा सकते हैं। कॉमनली हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है, जो इन आकाशगंगाओं में मैटर यानी कि पदार्थ को चलायमान रखने के लिए जिम्मेदार होता है। एक तारे की मृत्यु के बाद जन्म लेने वाला ब्लैक होल एक निर्णायक एस्ट्रोनॉमिकल सिनेरियोज को जन्म देता है, जिसके अंतर्गत यूनिवर्स के किसी भी रीजन में डायनेमिक्स बदल सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारा सूरज तो एक ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि इसका वजन एक ब्लैक होल बन पाने के लिए काफी कम है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ये अपने वर्तमान स्वरूप से 3 गुना ज्यादा बड़ा होता तो ये एक ब्लैक होल बनने के काबिल होता। तो ऐसे में परिस्थितियां काफी भिन्न और रोमांचक होती। तो हो सकता था कि ये मिल्की वे गैलेक्सी के इस पूरे रीजन की काया पलट कर रख देता। ऐसे में एक बात तो पक्की थी कि इसका पहला शिकार पृथ्वी समेत वो सभी ग्रह बनते जो आज सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। खैर, जहाँ तक बुध और शुक्र जैसे छोटे मोटे ग्रहों को तो ये पहले ही अपनी चपेट में लेकर तबाह कर देता, मगर बृहस्पति और शनि जैसे गैस जाइंट्स तक पहुँचते पहुँचते इसे कुछ दिन लगते, मगर अल्टीमेटली ये उन्हें भी नष्ट करके अपने भीतर समा ही लेता और सौरमंडल नामक एक खूबसूरत जगह एक अंधेरे वीरान मरघट में बदल जाती। अब देखिए, सन के कोलैप्स होने से फॉर्म हुआ ये हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनरी स्टेलर ब्लैक होल एक जगह चुप रहकर तो बैठेगा नहीं। ऐसे में ये इधर उधर मंडराकर अपने आसपास के इलाकों में तबाही मचाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इस तरफ आगे बढ़ता है तो अगले 10 से 20 लाइट ईयर्स में आने वाले सभी तारों और पिंडों को अपनी चपेट में ले लेता। ऐसे में प्रोक्सिमा सेंटुरी जैसे करीबी तारामंडल इसकी जद में पहले आते और अपना अस्तित्व भी खो बैठते। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस सब के बीच हमारी पृथ्वी और इंसानों का क्या होता, तो भाई कहानी का ये हिस्सा तो काफी पहले ही पीछे छूट चुका है, क्योंकि जब तक हमारा सूरज इस अवस्था में पहुंचता तब तक तो हम इंसान कब के प्लेनेट अर्थ को टाटा बाय बाय करके किसी और ग्रह की ओर निकल लिए होते, या फिर खुद ही अपनी हरकतों के चलते यहाँ जीवन का अंत कर देते। मगर इन सब से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और लगा लीजिए अगर होता भी है तो इसे देखने के लिए हम इंसान तो कम से कम यहाँ नहीं बचेंगे। खैर, ये था किस्सा एक सितारे की मौत का। उम्मीद है एक स्टेलर डिमाइस की इस प्रोसेस को सरल शब्दों में समझाने का हमारा ये प्रयास कामयाब रहा होगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। साथ ही एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस से जुड़ी हर अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस को अवश्य से सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।